मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का प्रोग्रेशन देखते हैं, तो हम ह्यूमन हिस्ट्री के प्रोग्रेशन में देखते हैं कि जब हमारे पास साइंस नहीं था, विज्ञान नहीं था, तो हम जब ऊपर से बिजली गिरती थी तो हम सोचते थे कि अच्छा गुस्सा हो गए, हमारी फसल इसलिए नाश कर रहे हैं, कोई एक शक्ति है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। और सच में तब जो प्रकृति की ताकतें थी, चाहे वो उसके समय जो हम बार बार कहते हैं ना कि फांसीवाद है, फांसीवाद है, तो जो ये फांसीवाद शब्द है, ये उसका आज के दौर में हिंदुस्तान में जो हम फांसीवाद देख रहे हैं, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहली बात तो आप दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा है, उनके खिलाफ जो नफरत है, जो जहर है, वो आप खुले आम उगलिए। आप खुले आम दलितों के साथ हिंसा करिए, आप दलितों को गाली दीजिए, आप खुले आम कहिए कि आप तुम हमारे बराबर नहीं हो और तुम हमारे जूते के नीचे रहोगे। और उसके बाद समाज के वो तबके जब आपको बोले कि आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, आप ये कैसे कह सकते हैं, तो आपको 2 पैसे की शर्म महसूस नहीं होती। आपको ये महसूस नहीं होता है कि ऐसे समाज में जब हम कहते हैं कि आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, आपको एक मिनट, क्या, हाँ, जब आप कहते हैं, बचपन में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बड़े होके अच्छे इंसान बनना, लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करना, झगड़ा मत करना, गुस्सा मत करना, नफरत मत करना। और वही माँ बाप जब बाद में जाते हैं, अपने ऑफिसेज में जाते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसी तरीके की हिंसा फैलाते हैं, इसी तरीके की जातिगत हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, आदिवासियों के खिलाफ हिंसा, यही उगलते हैं। तो वो समाज जहाँ पे एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति इज्जत ही दांव पे लग चुकी है, खत्म हो चुकी है, ऐसे समाज में ये क्यों नहीं होगा। वो सीजेआई, एक डेमोक्रेसी में जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। वो ऐसा प्लेस होता है कि जब हमें कहा संविधान में निहित है कि जब कोई इंसान हर जगह से हिम्मत हार जाए, गवर्नमेंट उसको फेल कर दे, अपने परिवार वाले उसको फेल कर दे, उसके जो फंडामेंटल अधिकार है उसका हनन हो, तो वो कोर्ट्स का रुख कर सकता है। और कोर्ट्स में जो बोला जाता है इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ सबके लिए समान है और सब लोग लॉ के सामने समान है, ये तमाम चीजों के शीर्ष पे सीजेआई बैठते हैं। और उन सीजेआई पे जब जूता मारा जा सकता है और कहा जा सकता है कि उनका सीजेआई होना सनातन धर्म का एक अपमान है, तो ये हम सब के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत शर्मनाक चीज है। ये शर्मनाक चीज है क्योंकि ये बताता है हमें कि जो बार बार, जैसा आप कह रहे थे, हम भी यूनिवर्सिटीज में बहुत सुनते हैं कि 70 साल से तुम आरक्षण लेके बैठे हो और कितना साल चाहिए। हम बार बार सुनते हैं कि देखो दलित तो हमारा सीजेआई है, आदिवासी प्रेसिडेंट है, इससे पहले दलित प्रेसिडेंट था, और क्या चाहिए तुमको। हर जगह पे तो इक्वालिटी आ गई है, ये लोग कैसे पहुंच रहे हैं। दलित के पास तो गाड़ी है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फिर भी रिजर्वेशन चाहिए। ये जो तमाम सवाल एबीवीपी और एक्चुअली उन पर मारा गया, ये बिल्कुल, ये उनके उनको मुंह बंद होना चाहिए सब सुनने के बाद में, क्योंकि ये तमाम सवालों का जवाब है ये जूता। जब सीजेआई कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो उनके ऊपर जूता मारा जा सकता है भरी महफिल में, तो वो आम लोग जो आज भी अपने घरों में इस हिंसा का शिकार होते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि घोड़ी चढ़ने के लिए एक दलित पुरुष को मार दिया गया, आए दिन हम सुनते हैं कि मूंछ रखने के लिए एक दलित पुरुष को मार दिया गया, हम आए दिन सुनते हैं कि एक बच्चा जब घड़े से पानी पीता है उसको टीचर जान से मार देता है कि तुमने दूषित कर दिया है इस घड़े को। तो ये तमाम चीजें सच हैं, ये हमारे समाज की सच्चाई है। जाति और जातिगत हिंसा हमारे समाज की सच्चाई है। और आज अगर हमें लगता है कि ये चीज सही है, तो ये हमारा समझाता है कि फांसीवाद में जो ये डिक्टेट है कि वो जातिगत हिंसा को फैन करेगा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को फैन करेगा, इस्लामोफोबिया को फैन करेगा। और जो लोग इस हिंसा को करेंगे उसे किसी रूल ऑफ लॉ का डर नहीं होगा, उसे कहीं पे भी सरकार के सामने, अदालत के सामने पेश होकर के जवाब देने का डर नहीं होगा। ये चीज पॉसिबल बनाता है ये समझदारी। तो ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है। आरएसएस का जो काम हुआ है हमारे समाज में, नफरत हमारी रगों में दौड़ रहा है खून के साथ में, और इतना पॉसिबल है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज भी वो लोग जो यूनिवर्सिटीज में कहते हैं आरक्षण तुम्हें कब तक चाहिए, आज भी वो कह रहे हैं कि तुम दलित, उनकी जाति बीच में क्यों ला रहे हो। राकेश किशोर जी जिन्होंने जूता फेंका, वो लिखते हैं कि मैं भी तो दलित हो सकता हूँ। क्या मतलब है कि मैं भी दलित हो सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से दलित हो जाते हैं, किसी और सीजेआई के ऊपर तो आप जूता नहीं मारते हैं ये बोलकर कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। उन्होंने
पॉइंट आउट किया, अगर जूता लगा नहीं तो उन्होंने कहा ये आपके लिए था, ये आपके लिए था, एग्जैक्टली, बकायदा। और मतलब ये रूल ऑफ लॉ है कि वो जूता वापस लौटा दिया गया उनको। हाँ। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करने पे इतना कतराया है कि एफआईआर क्यों दर्ज होगा, क्या होगा करके। उन वहां पे जितने भी बैठे हुए थे लोग, वो सब भी, जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां पे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है, उन लोगों ने, किसी ने आपत्ति नहीं जताई, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये क्या दिखाता है कि जुडिशरी में कितना डीप पेनिट्रेशन है आरएसएस की समझदारी का। उनके लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ भाजपा, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के कहने पे गौ हत्या के केसेस दर्ज करते हैं, लव जिहाद के केसेस दर्ज करते हैं फर्जी। तो कुछ लोग लॉयर बने ही इसलिए हैं ताकि उस हिंसा को रूल ऑफ लॉ के माध्यम से प्रोपगेट कर सके। और उन्हीं लोगों में से एक ये व्यक्ति है, राकेश किशोर, उन लोगों में से ही एक व्यक्ति हैं। इन्होंने, अगर आप इनका हिस्ट्री देखेंगे, कितने केसेस इन्होंने हैंडल किए, इन्होंने कोई केसेस हैंडल नहीं किए हैं। ये जुडिशरी के अंदर बैठा हुआ एक उपद्रवी तत्व है, और इस तरीके से कई तत्व आरएसएस ने छोड़े हुए हैं जुडिशरी में हमारे। और इन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये संविधान को अपहोल्ड नहीं करते हैं, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड नहीं करते हैं, ये आरएसएस की समझदारी को अपहोल्ड करते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि जब आप आरएसएस की और समझदारी की बात एक साथ कर रही हैं, तो ये भी आता है कि इनका कहना है, राकेश किशोर जो है, उनका कहना है कि दैवीय शक्ति थी जो उन्हें रातों को सोने नहीं दे रही थी, कि जो फैसला विष्णु जावेरी मंदिर वाला जो पिटिशन था, उस पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी सीजेआई ने, कि तुम कैसे सो सकते हो, और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी और मुझे उस दैवीय शक्ति ने मजबूर किया कि मैं ये करूं। ये क्या है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली अगर हम लोग मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का प्रोग्रेशन देखते हैं, तो हम ह्यूमन हिस्ट्री के प्रोग्रेशन में देखते हैं कि जब हमारे पास साइंस नहीं था, विज्ञान नहीं था, तो हम जब ऊपर से बिजली गिरती थी तो हम सोचते थे कि अच्छा गुस्सा हो गए, हमारी फसल इसलिए नाश कर रहे हैं, कोई एक शक्ति है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। और सच में तब जो प्रकृति की ताकतें थी, चाहे वो मौसम बदलना हो, चाहे वो बिजली गिरना हो, भूकंप आना हो, वो तमाम ताकतें जो थी, आप मानते थे कि वो आपसे बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि तब इंसान के पास विज्ञान नहीं था, तकनीक नहीं थी कि वो प्रकृति पे विजय पाले। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि प्रकृति का मैक्सिमम एस्पेक्ट्स ह्यूमन कंट्रोल में है, और इस तरीके से कंट्रोल में है कि प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप। तो ये जो समझदारी इतने साल पहले थी, जिससे हम हजारों कदम आगे बढ़ाए थे, वो समझदारी की महिलाएं जब बोलने लगती हैं, घर से निकलने लगती हैं, तो समाज का नाश हो जाता है। हर धर्म में आपको ऐसे तत्व मिल जाएंगे। हिंदुइज्म कहता है कलयुग में क्या होगा, कलयुग का सबसे बड़ा सिंबल क्या है, कि लड़कियां लूज हो जाएंगी, इंटर कास्ट मैरिज हो रही होगी, ये उसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी तरीके से हर धर्म में आपको ये एस्पेक्ट मिल जाएगा कि इंटरमिक्सिंग नहीं होना चाहिए, प्योरिटी मेंटेन होना चाहिए। तो इन तमाम समझदारियों से, और वो समझदारी जो समाज को पीछे खींचता था, वो तमाम समझदारी जिसके माध्यम से समाज के कमजोर तबके कमजोर रहते थे, दबे कुचले रहते थे, वो तमाम समझदारियां जो कहते थे कि दलितों के हाथ का छुआ हुआ नहीं खा सकते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये तमाम समझदारियों से समाज आगे बढ़ गया था। लेकिन क्योंकि आरएसएस ये मानता है कि ये तमाम समझदारियों से आगे बढ़ने का समय नहीं है, ये इन तमाम समझदारियों को कस के पकड़ के उन्हीं के साथ चलने का समय है, तो आप अपने समाज में तमाम चीजें देखेंगे, वो तमाम फ्रीडम। मैं ये बहुत आश्चर्यचकित होती हूँ जब एबीवीपी में महिलाओं को मैं देखती हूँ सब बात करते हुए, और मैं सोचती हूँ कि अगर सावित्री माई और फातिमा शेख लड़े नहीं होते, तो तुम आज कैंपस में आकर के नफरत नहीं फैला रहे होते कि जातिगत हिंसा तो होती ही नहीं है, महिलाओं के साथ तो कोई शोषण होता ही नहीं है। वो तमाम लोग जो इस वक्त भाजपा आरएसएस का साइड लेते हैं, जो डिशरी में बैठे हुए हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, सरकारी संस्थानों में बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को ये सवाल है कि आज वो तमाम हक जो आप इंजॉय करते हैं, वो संवैधानिक अधिकार हैं जो लड़ करके आपको मिले हैं। अगर आज आप इस देश में अंग्रेजों के तलवे नहीं चाट रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि तमाम लोगों ने शहादतें दी थी इन अधिकारों के लिए जो आज आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज उन तमाम अधिकारों को खत्म करके समाज को कोसों पीछे खींचने की साजिश चल रही है, मिशन चल रहा है। और क्योंकि हम समझते हैं कि समाज में अगर लोगों को रहना है तो बराबरी के अलावा किसी तरीके से रहने का कोई मतलब ही नहीं है, समाज सड़ जाता है अगर आप ऐसे रहते हैं। तो इन तमाम चीजों के खिलाफ लगातार बात करना, लड़ना बहुत जरूरी है। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सीजीआई ने कहा कि उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, वो उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन उसके अलावा ये बताए, अगर सवाल ये है कि अगर इसकी जगह राकेश किशोर की जगह कोई मुस्लिम होता, कोई और व्यक्ति होता,
तो अब तक सीजीआई ने भले कार्रवाई की मांग ना की हो, वो मना कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर्स के बाद भी लोगों के घर, बरेली हिंसा में हमने देखा कि किस तरह से लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है, उस पर अब तक हो चुकी होती कार्रवाई? बिल्कुल हो चुकी होती, क्योंकि जो मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ है कि मतलब लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं और सभी लोगों पे बराबर ही है लॉ, सब लोगों के ऊपर समान रूप से अप्लाई होता है लॉ। ये चीज अब सच नहीं रह गया है। हाँ। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम संविधान ही बदल देंगे, आप हमें बहुमत दीजिए और मनुस्मृति ले आएंगे, तो आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? आप यही तो कह रहे हैं। संविधान क्या करता है? संविधान इस देश में हर नागरिक को, चाहे उसके जेब में कितना पैसा हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग से आता हो, उसको समान करता है संविधान। और जब आप संविधान बदलने की बात करते हैं तो आप ये मानते हैं, आरएसएस के तो जो आइडियोलॉग्स हैं, गोलवलकर, सावरकर, हेडगेवार, ये सब लोग तो कहते हैं कि अगर इस देश में मुसलमानों को रहना है तो उन्हें सेकेंडरी सिटीजन बन के रहना होगा। वो कहते हैं, वो तो अपनी इंस्पिरेशन नाजी जर्मनी से लेते हैं ना। वो कहते हैं कि जर्मनी से हमें सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से वो रेस प्योरिटी के मुहिम में लगे हुए हैं और कहीं से भी यहूदियों को आने नहीं दे रहे हैं, उसको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है, हमें भी अपने देश में वही करना होगा। वो तमाम आरएसएस की समझदारी जो कहती है कि दलित तो पढ़ने नहीं चाहिए, दलित पब्लिक स्पेसेस में नहीं आने चाहिए, नीचे ही रहने चाहिए, हमसे बराबरी में नहीं आने चाहिए, ये तो वही समझदारियों को इम्प्लाई करते हैं ना। तो वो तमाम लोग जो आरएसएस में बैठ के इक्वालिटी का ढोंग रचते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें मुसलमानों से, दलितों से, महिलाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए हम तो सब अपने संगठन में रखते हैं। वो तमाम लोग जो अपने मुंह पे नकाब लगा के रखते हैं, वो नकाब अपने आप हट जाता है इस सब चीजों से। चलिए।